ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज है 20 Feb। नाउ डेली के न्यूज़पेपर एनालिसिस को देखते हैं और डेली के बेसिस पे जो न्यूज़पेपर का हाईलाइटेड न्यूज़ होती है वो भी हम आपको शेयर करते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि एक न्यूज़पेपर में जो पेज वाइज सीक्वेंस होता है उसके बेसिस पर हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ जो येलो हाईलाइट होता है वो आपका करंट न्यूज़ बताएगा, जो ग्रीन हाईलाइट होगा वो आपका जो मेजर आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, और जो रेड हाईलाइट होगा वो कुछ चैलेंजेस होंगे या कुछ नेगेटिव न्यूज़ होगी, राइट। तो तीन ही के बेसिस पर हमारा चलेगा। अगर कहीं पर ब्लू होता है तो वहाँ पर फैक्ट होगा, जैसे फैक्ट देते हैं कि 13% बढ़ा इन्फ्लेशन, ये सब पिछले 10 सालों में, राइट। तो ये सब आप लोगों को फ्री में मिलेगा। फ्री में कहाँ से मिलेगा? टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, सर्च बॉक्स में टाइप करना है पंकज बोरा ऑफिशियल और सिविल योगी, ये दो चैनल ज्वाइन कर लेने हैं। इन दोनों में ही आपको फ्री में न्यूज़पेपर के जो हाईलाइटेड वर्जन होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ डेली के बेसिस पे सीक्वेंस वाइज जो न्यूज़ होती है वो भी आपको मिल जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट सबसे पहले हर एक पेज में जो न्यूज़ होगी, देखिए आपको ये न्यूज़ इग्नोर करनी है। सीबीआई जो दिल्ली के डेप्यूटी सीएम है उन पे बार बार क्वेश्चन करने के लिए बुला रही है, उससे मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं है। और पूरे पहले पेज में ये एडवर्टाइजमेंट दिया है। तो हमारी कौन सी न्यूज़ सबसे इम्पोर्टेंट है? ये वाली। अब ये एक ऐसी न्यूज़ है, आप सब लोगों को पता होगा HNI क्या होता है। HNI का मतलब होता है हाई नेट जो इंडिविजुअल होते हैं, यानी कि जिनकी सालाना सैलरी अगर आप देखोगे $1 मिलियन है, 8.2 करोड़ रुपीज़ है। तो वहाँ पर क्या होता है, इवन इसको मंथली के बेसिस पे भी एवरेज निकाला जाता है। तो वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये जान लो, जो बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं। अगर उनका एवरेज देखोगे तो $1 मिलियन वो अर्न करते हैं, करीबन 8.2 करोड़ रुपए, राइट, एवरेज का। अब जो ये लोग हैं ना, ये लोग अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, यानी कि अच्छे हेल्थ केयर, स्वास्थ्य के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ और शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए ये वेस्ट की ओर जाना शुरू कर रहे हैं। वेस्ट की ओर मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा, ठीक है। माल्टा ये यूरोपियन यूनियन के यही मेडिटेरियन सी के ऊपर वाला आता है, ग्रीस। तो यहाँ पर ये जाना शुरू कर रहे हैं ताकि इनको अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य मिले। अब सबसे जो हमारी चैलेंजिंग बात यह है, 2022 के डेटा के बेसिस पर करीबन 2.5 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है और कहीं ना कहीं उन्होंने दूसरे देश की परमानेंट मेंबरशिप को ज्वाइन कर लिया है। तो आज के न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा ही न्यूज़ आई है कि पंकज शर्मा 50 साल का है, वो कनाडा मूव किया 2019 में। साथ ही साथ उसने अपनी वाइफ को भी बुला लिया। 2022 में क्या होता है कि जो उसकी डॉटर होती है, तो वो लोग चाहते हैं कि उसका स्कूल बार बार ना बदलना पड़े। तो उन लोगों ने वहाँ पर क्या कर रखा है, परमानेंट रेजिडेंस के लिए डाल भी दिया है कि जो पूरी तरीके से नागरिकता उनको मिल जाए। तो वो फॉर्म फिल करेंगे और 5 साल तक कुछ सर्टेन कंडीशन फुलफ़िल करने के बाद या तो उनको यूएसए की परमानेंट सिटीजनशिप मिल जाएगी, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा या ग्रीस की। अब तो हमारे यहाँ से ऐसा लॉस क्या है, क्या हमको हम उनको बेटर अपॉर्चुनिटी हेल्थ केयर में, एजुकेशन में नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। सबसे पहला एक रीज़न ये है कि उनको यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर उतना वर्थ नहीं लग रहा। जो यूरोपियन कंट्रीज़ में, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उन पे जो स्टैंडर्ड होता है वो उनको नहीं दिख रहा, तभी वो लोग यहाँ की नागरिकता छोड़ रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कि यूएसए में EB-5 वीज़ा, देखिए बहुत सारे यूएसए में अगर आप जाते हो तो जो EB-5 वीज़ा होता है, फिर एक O1 वीज़ा होता है, एम्बेसडर के लिए यूज़ करते हैं, जैसे म्यूजिशियन हो गया, ये सब यूएसए के वीज़ा लेते हैं। तो ऐसा ही एक वीज़ा है यूएस का, EB-5 वीज़ा, ठीक है। वैसे ही पुर्तगाल का है गोल्डन वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया का भी है ग्लोबल टैलेंट एंड इंडिपेंडेंट वीज़ा, माल्टा का है परमानेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम। तो ये सब क्या होते हैं, ये वहाँ जाने के बाद आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब सबसे जो ये वाली बात है कि अकॉर्डिंग टू हेनले ग्लोबल सिटीजन रिपोर्ट, इसके अनुसार 3.47 लाख जो HNI अभी हमारे भारत में हैं 2021 के बेसिस पर। सपोज
मान के चलो 3.47 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी एवरेज इनकम $1 मिलियन है। सोचो, ठीक है। अब होता क्या है कि ये एक हमारे लिए क्या कोई एक इश्यू है कि यहाँ के लोग छोड़ के वहाँ जा रहे हैं। यस, एक मेजर ये है कि आपका सबसे पहले अगर वो लोग यहाँ रहते तो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में, यहाँ के हेल्थ केयर में उनका इन्वेस्टमेंट होता, राइट। तो बट ये एक चैलेंजिंग भी है कि हमें कहीं ना कहीं यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह हेल्थ केयर और एजुकेशन में हमें कुछ स्टैंडर्ड लाने पड़ेंगे, राइट। चलिए, तो पहली न्यूज़ हमारी कंप्लीट हो जाती है। दूसरी न्यूज़, एक क्या होता है, एमपी में है शिवा टेम्पल, मध्य प्रदेश। सॉरी फॉर द पॉज, बात कर रहा था एमपी के शिवा टेम्पल की। एमपी के शिवा टेम्पल में कुछ दलित महिलाओं को आने नहीं दिया गया। तो अगर बात करें अभी भी क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो आपको हमेशा कभी भी क्वेश्चन आता है अबाउट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो आप ऐसे कुछ उदाहरण दे सकते हैं, ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मध्य प्रदेश के शिवा टेम्पल में जो विमेन हैं, दलित महिलाएं हैं, बलाई समुदाय की, उन महिलाओं को शिवा टेम्पल में वहाँ के जो मंदिर की कमेटी थी, वहाँ के गुर्जर और मराठा समुदाय था, उन्होंने उनको आने से मना कर दिया। तो अभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमारे इंडिया में देखने को मिलता है। तो आई होप ये आपने 2 न्यूज़ें कर ली हैं। तो पहले पेज में सिर्फ ये 2 न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी जो मैंने डिटेल में आपको बता दिया। आपको जो ये हाईलाइट वर्जन है वो भी आपको उसी चैनल पे मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, राइट। चलिए, अब बात करते हैं हम दूसरी न्यूज़ की। अब देखिए, सीक्वेंस वाइज जब भी जाते हैं तो आपको ये भी नहीं लगना चाहिए कि हाँ हमारा कुछ जो चीज़ हैं छूटी हुई हैं। देखो, पेज नंबर 2 में कोई भी ऐसी काम की न्यूज़ नहीं है जो हम यहाँ पर बताएं, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या चल रहा है, नई दिल्ली में रोज़गार बजट को चलाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार्केट छोटे छोटे उसमें लोन भी दिया जा रहा है। हालांकि ये हमारे अभी काम का नहीं है। बट पेज नंबर 2 में काम की न्यूज़ हमारी कौन सी है, देखो, ये भी नहीं है। 5 पर्सन को अरेस्ट कर लिया, ये भी नहीं है। हमारी न्यूज़ ये है। तो ये एक फिर से उदाहरण है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो अटेंड कर रहे हैं एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स, और एक अच्छी बात भी है कि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और ताकि इन लोगों का जो डेली बेसिस पे क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके। तो दिल्ली में ऐसा किया जा रहा है कि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ पर एक अच्छी बात भी ये है कि यहाँ पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा हद तक दिल्ली सरकार ट्रेनिंग कोर्सेज बीच बीच में क्या होता है कि उनको स्किल्स भी दी जाती हैं, ताकि बेटर फ्यूचर में अपकमिंग जो है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल पाए, और उसका बेसिस पे वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर पाएँ। तो एक ये एग्ज़ाम्पल है कि ट्रांसजेंडर पर्सन। इसके बेसिस पे मैं एक एडिशनल फैक्ट ऐड करना चाहूँगा। कोविड-19 पैंडमिक जिस बेसिस पे था, जब चल रहा था, तो उसमें हर एक कम्युनिटी को नुकसान हुआ, जिसमें से जो सेक्स वर्कर होते हैं प्लस जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके लिए सरकार ने कोई एक पर्टिकुलर स्कीम नहीं चलाई, जैसे दूसरे कम्युनिटी जैसे लेबर सेक्शन के लिए चलाई, मनरेगा हो गया। बट जो सेक्स वर्कर्स होते हैं और ट्रांसजेंडर होते हैं, करीबन अगर मैं भारत में बात करूं तो 1100 से ज़्यादा रेड लाइट एरिया आपको देखने को मिलती हैं। तो पेज नंबर 2 भी आपका क्लियर हो गया। तो ट्रांसजेंडर के लिए हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज होने चाहिए, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। चलिए, पेज नंबर 4, ये काम का नहीं, ये काम का नहीं, ये काम का नहीं। ये देखिए, ये बहुत, वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य जहाँ पर चाइल्ड मैरिजेस को बहुत हद तक रोका गया, बट उसका स्थान अब धीरे धीरे कौन ले रहा है, उड़ीसा में क्या है, जो बाल विवाह को ख़त्म करने के लिए लोगों को सामाजिक और बिहेवियरल चेंजेस बताए जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, पीपल ऑफ पुजारीपारा उड़ीसा का एक ज़िला है, वो सेलिब्रेट देयर विलेज बीइंग डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ चाइल्ड मैरिज। देखो कितनी एक अच्छी बात है कि गांव वाले एक तरह से उत्साह, एक तरह से फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं
अगर आप देखोगे नवरंगपुर जो ज़िला है उड़ीसा का नवरंगपुर। इस अब आ जाते हैं फैक्ट पे। तो किसी समय पर आसाम में देखने को मिल रहा था बहुत ज़्यादा चाइल्ड मैरिज और उसको रोका जा रहा था। अब ले चुका है उसका स्थान उड़ीसा, और उड़ीसा बहुत हद तक डेवलप हो रहा है, मैं कहूँगा, जहाँ पर बाल विवाह को ख़त्म किया जा रहा है सोशल और बिहेवियरल चेंज करके। और पिछले 4-5 सालों में उड़ीसा ने इस पर बहुत अच्छा काम किया है। इस पर क्या किया जाता है, देखो, उड़ीसा सरकार के द्वारा ऐसे आप कभी भी चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड अब्यूज़, इसके बेसिस पर कोई भी आंसर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हैं। जैसा मैंने बोला, ग्रीन हाईलाइट से उनके पॉइंट मेंशन है। तो उड़ीसा में क्या किस पर जोर डाला गया कि सभी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो भी ऐसी गर्ल्स हैं जो ट्रैक द एब्सेंस ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल एंड विलेजेस, मतलब गाँव में या स्कूल्स में अगर कोई बालिका नहीं आ रही तो उसको ट्रैक किया जाएगा। साथ ही साथ अडविका एवरी गर्ल इज़ यूनिक एक प्लेटफॉर्म जोड़ा गया, जिसके बेसिस पे जो कक्षा 9 और जो 10 से 19 साल की गर्ल्स हैं उन पर फोकस किया जाएगा, और उनको उनसे रिलेटेड जितनी भी स्कीम है उनको बताया जाएगा, उसके बारे में अवेयर करवाया जाएगा। तो साथ ही साथ एक फाइनल कंक्लूजन 4-5 साल का उड़ीसा राज्य का क्या निकला कि ओवरऑल जो बाल विवाह है वो कम हुआ। उसकी परसेंटेज भी कुछ दी है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस डाटा में जो 21% थी वो 20% रह चुकी है। तो मैं यहाँ पर एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा उड़ीसा राज्य का, ठीक है, जिन्होंने चाइल्ड मैरिज को ख़त्म किया। और अच्छा एग्जांपल दे सकते हो तो नवरंगपुर जो ज़िला है उड़ीसा का, वो डिक्लेयर कर चुका है अपने को चाइल्ड मैरिज फ्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट, राइट। कहाँ का है, उड़ीसा का है। देखो कितने अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए अब देखो नेक्स्ट न्यूज़। 37th स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया गया 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का, और यहाँ पर जाएंगी द्रौपदी मुर्मू जी। अगर आपने सदगुरु जी का लाइव देखा होगा महाशिवरात्रि में, वहाँ भी अटेंड किया था द्रौपदी मुर्मू जी ने। द्रौपदी मुर्मू जी पहली ट्राइबल हैं और ये संथल कबीले की हैं, ट्राइब से, और 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, राइट। चलिए पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में है एक तेलंगाना की एक तेजा चिली है। उस मिर्च की एक वैरायटी है। मिर्च की वैरायटी कौन सी है, तेजा वैरायटी, ठीक है। ये लाल मिर्च की एक वैरायटी है, और जो कलिनरी यानी कि खाना बनाने, पकवान बनाने में यूज़ होगी। मेडिसिनल इसके फ़ायदे भी हैं और दूसरे भी फ़ायदे हैं, और इस तरह से बहुत हद तक तेजा वैरायटी जो मिर्च की है उसको एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। तो तेलंगाना की तेजा चिली है। तो अगर बोला गया तेजा चिली कहाँ से रिलेटेड है, एसोसिएटेड तेलंगाना से, राइट। अगर तेजा वैरायटी भी आ जाता है तो आप तेलंगाना मेंशन कर सकते हैं, टीटी करके याद कर सकते हैं। कश्मीर द मुग़ल स्टाइल, ये आपका मतलब का नहीं है, ये भी मतलब का नहीं है, ये भी मतलब का नहीं है, ये भी आपके मतलब के नहीं है, ये भी आपके मतलब के नहीं है। आपके मतलब की 2 न्यूज़ हैं। चंद्रयान 3 जो लैंडर है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका है पहला की टेस्ट, और इसरो ने संडे को द लैंडर फॉर द चंद्रयान मिशन अंडरवेंट द टेस्ट ड्यूरिंग द जनवरी 31 एंड February 2। तो इसरो ने जो ये चंद्रयान 3 मिशन है उसका लैंडर पे सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। और चंद्रयान 3 नाम से ही जैसे लग रहा है कि इंडिया का 3rd मून मिशन है। तो मैं आप लोगों को चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ी सी फैक्ट बता देता हूँ, किस बेसिस पे, नोट्स के बेसिस पे। अगर आप टेलीग्राम में देखेंगे तो आज के उसमें मैंने ये शेयर कर दिया है, व्हाट इज़ द चंद्रयान 3 मिशन, यूपीएससी जीएस पेपर 3 में। चंद्रयान 3 मिशन किसके बाद आया, चंद्रयान 2 के बाद आया, जो कि चंद्रयान 2 जुलाई 2019 में स्टार्ट था, जिसका पूरा एम क्या था कि एक रोवर लैंड करेंगे ऑन द लूनार साउथ पोल, लूनर यानी कि चंद्रमा के साउथ पोल वाले हिस्से में। बट विक्रम लैंडर फेल हो गया, आप सबको पता होगा। चंद्रयान 2 जब गया था, विक्रम लैंडर हमने भेजा था तो वो फेल हो गया। अब हमने क्या किया, जापान की मदद से
चंद्रयान 3 पर काम करना शुरू कर दिया। इट्स जॉब विल ओनली बी कॉन्फाइंड टू कैरी द लैंडर टू द मून, ओवरसी द लैंडिंग फ्रॉम इट्स ऑर्बिट एंड कम्युनिकेट बिटवीन द लैंडर एंड द अर्थ स्टेशन। तो चंद्रयान 3 में होगा क्या, बहुत सिंपल है कि मान के चलो एक लैंडर है, ये एक छोटा सा बॉक्स होगा, उसमें टायर लगे होंगे, उसको हम चंद्रमा में के साउथ पोल में डाल देंगे। अब जो ये लैंडर है, ठीक है, वो किसके साथ कम्युनिकेट करेगा, अर्थ स्टेशन के साथ, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। चंद्रयान 3 का जो लैंडर है उस पर कम्प्लीटली टेस्ट किया जा चुका है, ठीक है। अब देखते हैं चंद्रयान 3 के बारे में डिटेल में कि कब वो पूरी तरह हमें इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू करेगा, ठीक है। अभी चल रहा है इसमें टेस्ट, बाकी न्यूज़ आते रहेंगी। G20 कंट्रीज़, G20 देश का समूह इस बार फोकस करेगा सेक्स वर्कर्स पे। जैसे मैंने बोला कोविड-19 पे जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके लिए कोई स्कीम नहीं लाई गई, तो एक सेल्फी विथ डॉटर करके फोकस किया जा रहा है सेक्स वर्कर्स के लिए G20 देशों के द्वारा। इस बार G20 का जो समिट होने वाली है नई दिल्ली में होने वाली है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से कुछ रुपयों की भी डिमांड की है कि हम अच्छे से इसको करेंगे। तो इस बार का G20 का मेन फोकस रहेगा सेक्स वर्कर्स में और सेल्फी विथ डॉटर के साथ। कहने का मतलब थीम यही रहेगी। अब थीम के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत हद तक हमारे फैक्ट आपके मजबूत होने चाहिए। अब देखो सेक्स वर्कर्स पे इतना ज़्यादा भारत पर क्यों फोकस किया गया, मैंने ऑलरेडी बताया कि जब कोविड-19 पैंडेमिक आया था तो सभी कम्युनिटी के समुदायों को कुछ जो फाइनेंशियल वित्तीय लाभ मिला था, बट ट्रांसजेंडर और सेक्स वर्कर के समुदायों को नहीं मिल पाया था। भारत में 1100 रेड लाइट एरिया हैं और नंबर ऑफ़ सेक्स वर्कर मैं कहूँगा करीबन लाख से ऊपर हैं। और G20 कंट्रीज़ ने इसी पे फोकस करते हुए बोला कि अब जो सेक्स वर्कर्स हैं इनकी जो बेटियां हैं या खुद सेक्स वर्कर्स हैं जो अभी जो एडल्ट एज में नहीं हैं, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन, उनके बच्चों की एजुकेशन, उनके आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, वो सब हम क्या करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे और उस बेसिस पे विकास करेंगे। तो एक बहुत बड़ी बात है कि G20 देश समूह ने इस बेसिस पे सोचा। सेल्फी विद डॉटर का एक थीम फोकस किया गया। जो सेक्स वर्कर हैं उनके चिल्ड्रन को फ्री शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य पे फोकस किया जाएगा। G20 को मैं ख़ास बात पे बता देता हूँ। G20 1999 में बनी थी और 1990s में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में, तब G20 हमारी बनाई गई थी। G20 में अगर आप देखोगे तो डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं और डेवलपिंग नेशन भी हैं। तो उसी के बेसिस पर अगर आप देखोगे 60% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन G20 देश समूह में आती है और 80% ग्लोबल GDP और 75% ग्लोबल ट्रेड। तो सोचो इतना तगड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन है G20 जिसमें 80% ग्लोबल GDP आती है। कहने का मतलब मुख्य देश तो इसी समूह में है ना, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, US और एक है यूरोपियन यूनियन। यानी कि 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। नाउ तो ये भी हमारा हो चुका है। पेज नंबर 7 हमारे काम की बात नहीं है। अब पेज नंबर 8 एडिटोरियल। एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का चुनाव आयोग, इसका अनुच्छेद होता है आर्टिकल 324 या आर्टिकल 324। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देखो होता क्या है, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां बाबा बाल साहब ठाकरे की सरकार थी जिसे शिवसेना बोला गया था और उनका जो सिंबल था वो धनुष और बाण था। अब होता क्या है, महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं और इस बार सरकार बना लेती है एकनाथ शिंदे की सरकार। अब जितने शिवसेना के मेंबर होते हैं वो किसकी साइड होते हैं, वो एकनाथ शिंदे के साइड होते हैं। तो मेजॉरिटी टेस्ट किया जाता है जिसमें 40 जो विधायक होते हैं और 13 जो सांसद होते हैं वो एकनाथ सरकार के साथ होते हैं, एकनाथ शिंदे की सरकार के साथ होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो ठाकरे के साइड में हैं 15 विधायक हैं और सिर्फ 5 ही MP है। तो मेजॉरिटी में एकनाथ शिंदे
जीत जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का चुनाव आयोग कहता है जो एकनाथ सरकार है उसको सिंबल धनुष बाण दे दिया जाएगा, और शिवसेना का सिंबल, शिवसेना पार्टी जो नेम अलॉट है वो एकनाथ सरकार को दे दिया जाएगा। तो इसमें यही किया गया, जिसके साथ ज़्यादा विधायक उन्हीं की ग्रुप में मेजोरिटी बोली जाती है। अगर मैं बात करूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसीजन इज ए सेटबैक टू मिस्टर ठाकरे, जो स्ट्रगल कर रहे थे, जिन्होंने 1966 में ये पार्टी बनाई थी। तो यहाँ पर से मेजर मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं क्या ये पॉलिटिकल बेसिस पर बता रहा हूँ, नहीं। यहाँ पर बोला जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कहीं ना कहीं यही पार्टी को सिंबल एलोकेट करती है, पार्टी को नाम एलोकेट करती है। साथ ही साथ जितने भी रजिस्टर्ड वोटर हैं उनकी लिस्ट भी कौन बनाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, राइट। ये आपका कुछ करने का मतलब नहीं है, म्यूनसिपल जो इलेक्शन है उस पर बात ये की जा रही है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पॉलिटिशियन, यहाँ एक पॉलिटिशियन का नाम है मिस्टर फैज़ल। तो ये लक्षद्वीप के बारे में बात की जाती है। तो वहाँ के सेशन कोर्ट ने उनको 11 साल की सज़ा सुनाई अटेम्प्ट टू मर्डर में, और 10 साल की सज़ा सुनाई और 10 साल जेल में रहने की बात की गई। फिर यहाँ पर इश्यू पूरा क्या आता है कि 10 साल के बाद क्या उनको जो एमपी हैं उनको यहाँ पर रखना चाहिए। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में लिखी गई है कि कब एक पर्सन, चाहे विधायक हो जिसे एमएलए कहते हैं, चाहे एमपी हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सांसद कहते हैं, तो इन दोनों के बेसिस पे तो 10 साल की सज़ा हो गई थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि क्या वो एमपी की सीट या एमएलए की सीट दोबारा कंटिन्यू कर सकता है या नहीं। तो इस तरह के डिस्क्वालिफिकेशन वाले पूरे आर्टिकल अनुच्छेद के ही बारे में मैं आपको बताऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 102, आपको स्टोरी जानने की ज़रूरत नहीं है कि मिस्टर फैज़ल कौन है, उसको 10 साल की सज़ा क्यों हुई, बट मैटर ये करता है कि आपको बेसिक प्रोविज़न पता होने चाहिए कि कब एक बंदे को, कभी एक विधायक को हटाया जा सकता है। तो मैं सबसे पहला पॉइंट तो यही बात करूँगा, आर्टिकल 102। संविधान के आर्टिकल 102 में डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविज़न बताए गए हैं कि कब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जो है, इलेक्शन नहीं लड़ सकता या अगले चुनाव के लिए डिस्क्वालीफाई हो चुका है। तो इसके लिए बहुत सारी कंडीशन होती है, जैसे मैं कहूँगा ऑलरेडी वो सरकारी नौकरी में है जिसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, और फिर वो चुनाव भी लड़ रहा है। दूसरा, अनसाउंड माइंड और इंसॉल्वेंट, मतलब वो दिमाग से थोड़ा पैदल हो सकता है। तीसरा पॉइंट है कि ये सब पूरा संविधान में है, ठीक है, कि भारत का नागरिक ना हो फिर भी सांसद के लिए नहीं उठ सकता, ठीक है। साथ ही साथ हमारी पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो ऐसे कानून बना सकता है या ऐसे कानून के प्रोविज़न लिख सकता है जिसमें बताया जाए कि डिस्क्वालिफिकेशन होगा या नहीं होगा। तो ये जो मैंने ऊपर वाली बात की, जो 3 पॉइंट बात की है, वो एज़ पर आर्टिकल 102 हैं कि भाई साहब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये केस है, अगर नहीं होगा तो नहीं लड़ा जाएगा। उसके साथ साथ पार्लियामेंट को पावर दी गई है, कोई कानून बना सकता है। तो एक कानून कौन सा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। यहाँ पर ये बोला गया है, इस कानून के हिसाब से ये बोला गया है कि कोई भी पर्सन, कोई भी बंदा हो, अगर वो 2 या 2 से अधिक साल के लिए जेल में हो तो उसको डिस्क्वालीफाई करार दे दिया जाएगा, राइट। तो आई थिंक अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक पॉलिटिशियन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, आर्टिकल 102 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो दोनों के ही प्रोविज़न मैंने आपको समझा दिए हैं, राइट। अब आता है पेज नंबर 9, बीजेपी वाले बात की है। यहाँ पर तेलंगाना की सरकार अभी ग्रीन इनिशिएटिव लेके आ रही है। राज्य सरकार ये कह रही है कि हम जंगलों पे और ज़्यादा ट्री प्लांटेशन करेंगे। तेलंगाना कू हरिता हरम, द ग्रीन गार्लैंड ऑफ तेलंगाना एक ग्रीन इनिशिएटिव है। साथ ही साथ तेलंगाना की सरकार पैसे खर्च करके 1500 करोड़ रुपए खर्च करके 13 लाख एकड़ में जंगल उगाने वाले हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड ग्रीन सिटी के नाम से IAHF, ये IAHF क्या है, 75 ईयर्स ओल्ड क्या है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरेस्ट
और ट्री प्लांटेशन में फोकस करती है। ओके, चलिए पेज नंबर आ जाते हैं अब टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में। अब आप सबको अदानी ग्रुप के बारे में पता होगा। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है। ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है, मान के चलो, ग्रुप है लोगों का। वो क्या करती है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी बड़ी कंपनी अचानक से बहुत ज़्यादा अमीर हो गई तो उनको चेक करती है कि फ्रॉड तरीके से तो नहीं हुई। तो 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है, अदानी के बेसिस पर बोलती है कि इन्होंने स्टॉक का मैनिपुलेशन किया है। अब सरकार चिंता में आ जाती है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि हम एक पैनल बनाएंगे जो चेक करेगी कि हाँ अदानी ने किया है या नहीं। तो केंद्र सरकार उस पर ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट, सर हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है। सुप्रीम कोर्ट से कहा, किसने, केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि हमारी आपसे सर एक रिक्वेस्ट है, अगर आप जो भी रिपोर्ट में आया, सपोज स्टॉक मैनिपुलेशन आए, तो उसको आप सील्ड कवर में ही देना, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा। सुप्रीम कोर्ट भड़क गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम कोई सील्ड कवर में नहीं देंगे। सील्ड कवर मतलब गुपचुप में नहीं रखेंगे। गुपचुप में रखने का पीछे एक केंद्र सरकार ने ये रीज़न दिया कि अचानक से, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, अगर उसने अदानी के शेयर में किया है और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में रिपोर्ट आती है कि अदानी के सच में स्टॉक मैनिपुलेशन किया है, फ्रॉड किया है, तो अचानक से मार्केट क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो रूटीन हैंडलिंग ओवर सील्ड कवर है, हम वो फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो ट्रांसपेरेंट है, लोगों को पता चलना चाहिए कि फ्रॉड रियल में हुआ है या नहीं, ये उनकी जानने का अधिकार है। साथ में जो सुप्रीम कोर्ट है, इसकी एक वैलिडेशन पे भी बात आती है कि हम अपने को ट्रांसपेरेंट रखेंगे और कहीं ना कहीं पब्लिक का कॉन्फिडेंस हम इरोड नहीं होने देंगे। इस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ जी ने कहा। अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इंडिया कैसे सिकल सेल एनीमिया को जो है एड्रेस करेगा। पहले सिकल सेल एनीमिया के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, अगर आप देखोगे तो हमारी बॉडी में जो खून होता है ना, जो ब्लड सेल्स होती हैं, वो उनका शेप ऐसा होता है नॉर्मल RBC का। बट किसी बच्चे को जन्म से ही पैदा हुआ, अगर उसकी ब्लड सेल डॉक्टर चेक करेंगे इस शेप की हुई, सिकल शेप की, जैसे जो दरांती होती है उस शेप की हुई, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ब्लड RBC, रेड ब्लड सेल्स, एक ऐसी सेल्स हैं जो हमारी बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन कैरी कर लेती हैं। बट अगर उन्हीं रेड ब्लड सेल्स का शेप कुछ ऐसा हो जाए, सिकल सेल की तरह हो जाए, तो यही जो सिकल सेल होती हैं वो ऑक्सीजन के पैसेज को ब्लॉक कर देती हैं। तो हम पूरी बात करेंगे सिकल सेल डिजीज़ के बारे में ही। देखो, ये एक क्रोनिक सिंगल जीन डिसऑर्डर है और यही जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके न्यूज़पेपर भी मेंशन होगा। ये पेनफुल एपिसोड, ऑर्गन इन्फार्क्शन और क्रोनिक ऑर्गन डैमेज के एक तरह से बीमारी है। तो जीन में डिसऑर्डर आ जाते हैं ना, जीन के ब्लड डिसऑर्डर बचपन, मतलब पहले से ही। जीन का मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, राइट। सिम्टम्स अगर आप देखोगे तो फैटिक, थकान लगेगी, वीकनेस आएगी, पेलनेस होगी। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, हड्डियों में, चेस्ट में, बैक में बहुत तेज़ी से दर्द होता है क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं। क्या इसका इलाज है? यस। और इवन डिलेड ग्रोथ एंड प्यूबर्टी, बच्चे को बड़ा होने नहीं देते। साथ ही साथ इसमें क्या है, हाइड्रोक्सूरिया, ये एक दवा ट्रीटमेंट है जो कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देता है जो इतना दर्द होता है, पहला। दूसरा, साथ ही साथ बोन मैरो से स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ भारत सरकार के भी इनिशिएटिव हैं कि 2016 में सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड ऑपरेशनल गाइडलाइन बताई कि किस तरह से इसको प्रिवेंट करेंगे। ये न्यूज़ में क्यों रहा था, इस बार के यूनियन बजट 2023-24 में इसको एलिमिनेट करने के लिए मिशन भी तैयार किया गया। उस मिशन का नाम है सिकल सेल एनीमिया मिशन। अब देखो, सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। तो सबसे पहला एक तो आपका यही हो गया तैयार, एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसका मेंशन हमने इस साल के 2023-24 के बजट में भी देखा। इसका टॉपिक है मिशन मोड टू एलिमिनेट द कंडीशन बाय 2047। तो आपको
बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है कि सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन को कब तक एलिमिनेट करना है, 2047 तक। ठीक है, भारत में दूसरा वर्स्ट अफेक्टेड देश है जो सिकल सेल एनीमिया से बच्चे प्रभावित हैं। देखो अब थोड़ा सा ये होता क्या है, हीमोग्लोबिन, हमारा ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से रेड भी होता है हमारे ब्लड का कलर। अब हीमोग्लोबिन करता क्या है, हीमोग्लोबिन में सबसे पहले आयरन है। हीमोग्लोबिन करता क्या है, हीमोग्लोबिन और कुछ नहीं है, मतलब एक जो ब्लड में होती है वही चीज़ें हैं। तो अब ये ऑक्सीजन शरीर के हर हिस्से में ले जाता है। अब इसमें 4 प्रोटीन के सब यूनिट भी होते हैं, 2 अल्फ़ा वाले, 2 गामा वाले। अब म्यूटेशन की वजह से जो ब्लड सेल जो होती हैं डिस्टॉर्ट हो जाती हैं और उनका शेप क्या होता है, सिकल सेल के बेसिस पे होने लग जाता है। तो इस वजह से, इस शेप की वजह से ब्लड का फ्लो रुक जाता है। इवन एक डिसएडवांटेज ये भी है, जो सिकल सेल है उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा कम होती है, और कम होती है तो वो डैमेज मर जाती हैं जल्दी। सिकल सेल एनीमिया जनरली किस जगह पर, किस समुदाय पर देखा गया, जहाँ पर मलेरिया बहुत ज़्यादा है, जैसे साउथ अफ्रीकन जो देश हैं वहाँ पर मलेरिया बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ भारत के कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जहाँ पर कबीले वाली ट्राइब है वहाँ पर सिकल सेल एनीमिया देखने को मिला है। ठीक है, उसके हाइड्रोक्सी या मेडिकेशन से सिकल सेल को सही किया जा सकता है। 2047 में इसका पूरा क्या टारगेट बनाया है कि एलिमिनेट करेंगे। पेज नंबर 12 हमारे काम का INS विक्रांत क्या है, पहला इंडिजिनियस कैरियर है। ये हमारे काम का नहीं था, ये पॉइंट हमारे काम का नहीं है। नाउ नेक्स्ट हाँ, पेज नंबर 14। पेज नंबर, भारत सरकार क्या कह रही है कि हम सोलर पावर को भी एक्सपोर्ट करने का ट्राई करेंगे। 2026 तक भारत सरकार ये कह रही है कि 100 गीगावाट पावर हम सेटअप कर देंगे। बट एक सबसे नेगेटिव बात क्या रही कि भारत का एम था कि 175 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, बायोमास, स्मॉल हाइड्रो पावर से चले। बट ये प्रोजेक्ट डिले कर दिया गया क्योंकि 122 ही गीगावाट इंस्टॉल अभी हमसे नहीं हुई है, टारगेट पूरा नहीं हुआ। ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या है, एक तो सोलर पैनल बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, दूसरा हम चाइना पर रिलाइड है, तीसरा हायर कस्टम इस पर लगता है। तो अब भारत ये कह रहा है कि हम 30-40 गीगावाट के लिए डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए खुद करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, और ये एक्सपोर्ट भी हम इससे करेंगे। एक्सपोर्ट नेपाल, भूटान को हम कर सकते हैं। बट एक नेगेटिव बात यह है कि सोलर पावर अगर मेगावाट इंस्टॉल करना है तो इसमें बहुत ज़्यादा लैंड एक्विजिशन की ज़रूरत है, लोगों की ज़मीनें लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ एक और फॉल आउट क्या मिला कि अदानी ग्रुप एक कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत कमेंडेबल उसके अप्रोच रही हैं। बट अदानी ग्रुप में अभी खुद में ये लफड़ा चल रहा, तो इसके वजह से भी चला। कुसुम स्कीम है, ये किसानों को हेल्प करती है कि सोलर पंप वगैरह लगाएंगे और इससे आप इरिगेशन कर सकते हैं। कुसुम स्कीम के दौरान 34,422 करोड़ रुपए दिए गए केंद्र सरकार के द्वारा कि फार्मर अपने खेतों में 10,000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करें। साथ ही साथ एक डेडलाइन थी पहले कि मेगावाट 1,81,058 सोलर पंप लगाएंगे। वो डेडलाइन, उसमें से सिर्फ क्या है, कुछ ही इंस्टॉल हुई। वो डेडलाइन को 2026 तक किया गया। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये हमारा बना हुआ है। आरपीएफ ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने फेशियल रिकॉग्निशन बहुत सारे स्टेट्स में लगा दिया ताकि क्राइम करने की जो दर है वो कम हो सकती है। इंडिया में बहुत अच्छी बात है कि 15,000 से ज़्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट 2022 में किए गए। केंद्र सरकार, जहां पहले पुरानी गाइडलाइन थी ऑर्गन ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कि 65 साल के बाद का जो बुजुर्ग है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं करेगा, बट अभी ये लिमिट हटा दी गई है। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी एज का ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकता है क्योंकि राइट टू लाइफ से ही इस पूरे मैटर का रिलेटेड है। वर्ल्ड लेवल पे ब्लिंकन वैंग ये ट्रेड एक्विजिशन ओवर शूटिंग डाउन ऑफ स्पाई बैलून। चाइना ने यूएसए के एयर स्पेस में एक बैलून भेजा था। यूएसए ने क्या लगाया कि चाइना जो है हमारी सिक्योरिटी को वायलेट कर रहा है, इसलिए उन्होंने शॉट डाउन कर दिया। सीरिया, इजरायली एयर स्ट्राइक देखने को मिली सीरियन कैपिटल में और 5 लोग मारे गए। तुर्की और सीरिया में एक अर्थक्वेक अलग से हो रहा है, दूसरा ये सब चीज़ें। स्पोर्ट्स सेक्शन हमने कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।